लाइन होती है, डिफेंस लाइन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो एनसीसी ही होती है कि जहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स कम पड़ जाते हैं वहाँ पे अगर चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों चाहे सीआर। तरह बी में भी है कि अगर आप ब्रावो ग्रेड से पास करते हैं यानी बी ग्रेड से तो आपको कुछ परसेंटेज मिलेगी, अगर अल्फा ग्रेड से पास करेंगे तो और बढ़िया परसेंटेज मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन अच्छा राष्ट्र बनाना है तो एक अच्छा नेता होना ही चाहिए, क्योंकि एक अगर जो लीडर होता है यानी नेता जो होता है वही आपको सभी अच्छे विचार। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हमारे साथ एनसीसी के सीनियर छात्र जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एनसीसी क्या है, इसका क्या कार्य होता है और ये किस तरह से हमारे लिए सहायता प्रदान करती है और इसके मेन कार्य क्या हैं, तो इनसे हम जानेंगे। तो सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद अतुल जी, धन्यवाद आपका। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि बात चल रही है एनसीसी की, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि एनसीसी आखिर है क्या। देखिए, एनसीसी का अगर मैं बताना चाहूँ तो एनसीसी यानी होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर। और एनसीसी जो डिफेंस लाइन होती है, डिफेंस लाइन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो एनसीसी ही होती है कि जहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स कम पड़ जाते हैं वहाँ पे अगर चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों चाहे सीआरपीएफ के लोग हों चाहे आरपीएफ के हों चाहे आर्मी के हों, किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हम अपना योगदान देते हैं, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों चाहे हमारे आर्मी के हो या कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, हर चीज़ में हम लोग अपना योगदान देते हैं, इसलिए एनसीसी ये है। अच्छा, तो मैं कहीं ना कहीं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ कि एनसीसी क्या है, तो आपने हमें बता दिया, लेकिन एनसीसी के कार्य क्या है ये आप बताना चाहेंगे। जी हाँ, एनसीसी के कार्य सभी सामाजिक जितने भी लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करना, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप हम लगाते हैं, अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। हम सभी जितने भी सामाजिक मुद्दे होते हैं सभी को कोशिश करते हैं कि अपने तौर पे हल करें, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करें, डोनेशन इकट्ठा करें और एक्सेट्राज, ये सारे वर्क होते हैं एक कैडेट के तौर पे जो हम आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि कोई बच्चा है अकस्मात जैसे उसने बीए में फर्स्ट ईयर में एनसीसी ली और किसी कारणवश उसकी एनसीसी छूट गई, ठीक है, नहीं कर पाया, वो ए सर्टिफिकेट उसने क्लियर कर लिया, आगे नहीं कर पाया, तो उसके लिए आगे क्या कर सकता है वो। जो उसका सर्टिफिकेट है अगर उसकी उसमें जो एज है उस पर डिपेंड करता है। अगर उसकी एज एनसीसी के लिए निकल चुकी है तो वो फिर उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर एज नहीं निकली है और आपकी एज है तो आप अगर एमए में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और एमए के स्टूडेंट्स भी मतलब बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप बी और सी उसके बाद कर सकते हैं। अच्छा, सिविल सर्विसेज में जैसे कि आर्मी हो गया या पुलिस हो गया, इसमें क्या परसेंटेज मिल सकती है हमें एनसीसी का, अगर क्लियर करें हम सी सर्टिफिकेट या बी या ए, तो क्या क्या इनकी परसेंटेज हमें मिल सकती है, किस प्रकार सहायता कर सकती है हमें। देखिए, एनसीसी अगर आप ए सर्टिफिकेट में पार करते हैं बी ग्रेड से तो कुछ परसेंटेज मिलेगी, अगर अल्फ़ा ग्रेड से पास करते हैं तो और परसेंटेज मिलेगी। इसी तरह बी में भी है कि अगर आप ब्रावो ग्रेड से पास करते हैं यानी बी ग्रेड से तो आपको कुछ परसेंटेज मिलेगी, अगर अल्फ़ा ग्रेड से पास करेंगे तो और बढ़िया परसेंटेज मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन होता है सी सर्टिफिकेट और सी में आपका अल्फ़ा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अल्फ़ा लाते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो आर्मी के लिए एग्ज़ाम होता है, सॉरी आर्मी के लिए कह रहा हूँ, कुछ डिफेंस लाइन के लिए कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें अगर आपका सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपका वो डिफेंस लाइन के लिए जो भी एग्ज़ाम होता है वो कैंसिल हो सकता है। प्लस आपको कुछ परसेंटेज भी एक्स्ट्रा मिलते हैं लोगों से हट के, जो अदर लोग होते हैं और जो आप आते हैं तो कैडेट होते हैं तो उनके लिए अलग बेनिफिट होता है। अगर ब्रावो ग्रेड से तो कुछ परसेंटेज मिलेगी, अगर आप अल्फ़ा ग्रेड से तो आपको और ज़्यादा अच्छे परसेंटेज मिलेगी। तो सौरभ जी, आप हमें ये बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एनसीसी प्रोवाइड कराती हैं, जहाँ से हम एनसीसी ले सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमारे यहाँ 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 17 की 17 डिस्ट्रिक्ट्स में एक ना एक कॉलेज ज़रूर प्रोवाइड किया गया है एनसीसी के लिए। हमारे जो हरिद्वार है, हमारे हरिद्वार में भी 3 कॉलेजेस हैं जहाँ पे एनसीसी आप ले सकते हैं और भी कई सारे कॉलेजेस हैं, बट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा गुरुकुल, तो हम उसी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, तो मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि एनसीसी की आखिर आवश्यकता क्या है, क्यों हम एनसीसी लेते हैं और इसका हमें क्या लाभ मिलता है। देखिए, एनसीसी के लाभ तो बहुत सारे हैं। देखिए, अगर किसी भी कैडेट को या किसी भी छात्र को आपको अगर डिफेंस लाइन के लिए तैयारी करनी है, अपने फिजिकल पे वर्क करना है, तो उसको मेरे हिसाब से तो एनसीसी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि एनसीसी के थ्रू आप अपने फिजिकल पे भी बहुत तैयार कर सकते हैं अपने आप को और साथ में डिफेंस लाइन के बारे में और बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं। एनसीसी के थ्रू अगर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो वो आर्मी के लिए, नेवी के लिए या किसी भी
सरकारी जॉब के लिए आपको बहुत मदद करता है। साथ ही अगर आप प्राइवेट लाइन में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट लाइन में भी आपका जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो बहुत आपकी हेल्प करता है जॉब को पाने में और भी बहुत सारे वर्क करने में। तो मुझे लगता है कि जो हमारा ये एनसीसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लीडरशिप स्किल्स, जो आपकी स्किल्स होती हैं, चाहे वो लीडरशिप की है, चाहे ब्रेवनेस की है, चाहे कोई सी भी स्किल्स हैं, सभी स्किल्स को डेवलप करने का काम करता है और आपको मोटिवेशन देता है और आपको राष्ट्र के प्रति जागरूक करता है कि क्या है हो रहा है हमारे राष्ट्र में, क्या नहीं हो रहा है, किस चीज़ के बारे में क्या चीज़ है, तो सभी के बारे में आपको जागरूक करता है। तो ये आपकी स्किल्स बढ़ाने में बहुत 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 मदद करता है। अच्छा, आप राष्ट्र की बात कर ही रहे हैं तो मैंने सोचा ये भी पूछ लूँ कि एक एनसीसी कैडेट होने के नाते हमारी एक राष्ट्र के प्रति, एक देश के प्रति क्या भावना होनी चाहिए? देखिए, एक कैडेट के तौर पे हमारी राष्ट्र के प्रति वही भावना होनी चाहिए जिस तरह एक देशभक्त की, क्योंकि एक कैडेट का मीन्स ही होता है देशभक्त। जो कैडेट्स होते हैं वो अपने देश के प्रति बहुत वफादार होते हैं, अपने देश के सम्मान के प्रति, अपने देश के उन्नति के प्रति बहुत कार्यरत रहते हैं और उसी के प्रति हमेशा से वो जब से ज्वाइन होते हैं तब से कार्य करते हैं। अच्छा जी, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि आप एक एनसीसी कैडेट हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने राष्ट्र को क्या करें, बिल्कुल एक उसके लिए जिस तरह से भी हो सहायता करें, एक योगदान करें। तो हमारे जो भारत की वर्तमान स्थिति कैसी है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान स्थिति तो बताने लायक इतनी है नहीं, क्योंकि अभी कोविड जब से आया है तब से इतनी हमारे भारत की स्थिति ख़राब हो गई है। चाहे वो किसी भी लेवल पे आप लें, चाहे लोगों के स्तर पे ले लें, चाहे सामाजिक स्तर पे ले लें, चाहे किसी भी स्तर पे, कोविड जब से आया है तब से हमारे भारत की जो स्थिति इतनी दुर्गम हो गई है कि हमें जब तक हम अपनी सरकार के साथ हेल्प नहीं करेंगे तब तक हम कोविड को मिटा नहीं पाएंगे और जब तक कोविड नहीं मिटेगा तब तक हमारे देश का समृद्धि, उन्नति होना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है सबसे पहले उन्नति हमारे देश की अगर करनी है तो सबसे पहले हमें सरकार के साथ मिलकर एक कोविड को हराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कोविड बहुत बड़ा कारण है जो हमारे राष्ट्र की उन्नति नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। जी बिल्कुल अतुल जी, ये कोविड ही सबसे बड़ा कारण है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि कोविड जब से आया तब से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं लेकिन कुछ चीज़ें इतनी दुर्गम हो गई हैं कि उनको सुधारने में कई 100 साल भी लग सकते हैं। अच्छी चीज़ें जैसे क्या बताना चाहेंगे आप? जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के प्रति हमारे प्रकृति में इतना सुधार तो हमने आज देखे हैं कि पिछले 100 साल में भी इतना सुधार नहीं हुआ जितना केवल 6 महीने में जो लॉकडाउन लगा, 6 महीने 1 साल के लिए जो लॉकडाउन लगा था उसमें हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि जो लॉकडाउन लगा वो बहुत उन्नति का काम हुआ और भी बहुत सारे काम हुए जो मुझे लगता है कि हमारे बहुत अच्छा हुआ, जिससे हमारे देश का समृद्धि हुई हमारे देश में। आप एक एनसीसी के कैडेट हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं जानना चाहूँगी कि स्वच्छता का भी एक बहुत बड़ा वो देते हैं कि एनसीसी कहीं ना कहीं हर तरह से सहायता करता है। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से स्वच्छता अभियान स्टार्ट कराया है तब से एनसीसी में भी इसका बहुत बड़ा रोल हुआ है। हर महीने हमारे यहाँ जब से कोविड के नियम के चलते हम लोग अभी तो इस समय कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब स्वच्छता अभियान चलता था तो स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग मदद करते थे। हर महीने हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, सामाजिक प्लेसेस, वहाँ पे जाके हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा चलाते थे जिसमें सभी कैडेट्स आके अपना योगदान देते थे। जितने सामाजिक स्थल हैं, जितने चाहे घाट्स हैं, चाहे कोई और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, उनकी सफाई और बहुत सारे इवेंट्स चलाते हैं जिसके थ्रू एक कैडेट अपने स्वच्छता अभियान में अपना योगदान देता है। अच्छा, स्वच्छता अभियान की बात आ ही रही है तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जो स्वच्छता अभियान है उसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है हमारे देश को साफ़ करना, हमारे देश में जितना भी ये प्रदूषण फैला हुआ है उसको साफ़ करना और हमारे देश में समृद्धि करना और उन्नति करना। कहीं ना कहीं भारत को एक स्वच्छ बनाना सबसे मेन मोटिव है। जी बिल्कुल, सबसे मेन यही है कि हमारे भारत को स्वच्छ बनाया जाए, क्योंकि अगर हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा देश स्वच्छ रहेगा तो हम सब उन्नति करेंगे। एक अच्छे राष्ट्र के लिए क्या एक अच्छे राजनेता की आवश्यकता है, इसका आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? देखिए, एक अगर अच्छा राष्ट्र बनाना है तो एक अच्छा नेता होना ही चाहिए, क्योंकि एक अगर जो लीडर होता है यानी नेता जो होता है वही आपको सभी अच्छे विचार बताता है, सभी अच्छे उपाय बताता है और एक राष्ट्र को अच्छे तौर पे और अच्छे ढंग से विकसित करने का काम एक नेता ही करता है, जो लीडर होता है। अच्छा, आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है वो बेरोज़गारी का हुआ है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन में लोगों के रोज़गार कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोज़गारी का मुख्य कारण क्या है? बेरोज़गारी का देखिए मुख्य कारण है लोगों की अशिक्षा। इसमें ना कोविड कोई हाथ कर सकता है, ना ही कोई सरकार कर सकती है। इसमें लोगों का है सबसे बड़ा उनका अनपढ़ होना, क्योंकि अगर लोग साक्षर ही नहीं होंगे तो उनके लिए काम ही कहाँ है। इस समय कंपनीज़ में क्या हो रहे हैं कि वहाँ पे कंप्यूटर्स आ गए हैं, वहाँ पे लोगों को कम बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? वही लोग जा रहे हैं कंपनीज़ में जो साक्षर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो
पढ़े लिखे, जो कंप्यूटर्स को चला सकते हैं, जो मशीन्स को चला सकते हैं, उन्हीं का ज़्यादातर काम किया जा रहा है। जितने हैंड्स वर्क होते थे उनको अब मशीन्स के थ्रू चलाया जाए। तो मशीन को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भी तो एक बंदा चाहिए, तो वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा बेरोज़गारी का मोटिव है वो है अशिक्षित होना लोगों का। तो अशिक्षित होना क्या एक अभिशाप है बेरोजगारी के लिए, कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप शिक्षित ही नहीं है तो आपको अपने अधिकार नहीं पता, आपको अपने राइट्स नहीं पता, मोरल राइट्स नहीं पता। अगर आपको यही सब चीज़ें नहीं पता है तो आप क्या करेंगे बताइए आप मुझे खुद जीवन में। अच्छा, कुछ लोग हैं जो पहले से किसी न किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, तो क्या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ उपाय कर ही रही है। इतने सारे प्रयोजन चला रही है, इतने सारे जो नौकरी है उनके लिए बढ़ावा दे रही है, और कोशिश कर रही है कि जितने भी ये पहले के ज़माने के लोग थे जो कुछ कारणों से शिक्षित नहीं हो पाए, उनके लिए वो अलग से वर्क चला रही है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो पहले से वर्क कर रहे हैं तो उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है जो आगे हमारे देश के लिए बहुत उन्नति कर सकता है। इसलिए उनके लिए अलग से कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें वो अपना योगदान दे सकते हैं। अच्छा, आप एक एनसीसी के कैडेट हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हम रोज़गार हमें कहाँ से लाना चाहिए, कैसे ला सकते हैं हम रोज़गार नए? देखिए, देश में अगर रोज़गार लाना है तो इसके लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप ऑनलाइन कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक रोज़गार अगर लाना है तो आपको ऑफलाइन बहुत सारे वर्क जो पेंडिंग पड़े हैं उसमें प्रगति करनी पड़ेगी, उसमें उन्नति करनी पड़ेगी। लेकिन सब क्या सोच रहे हैं एक ही तरफ जाने के लिए, तो इससे उन्नति नहीं होगी। तो मेरा मानना यह है कि सभी जितने भी लोग हैं सभी को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करके सभी अलग अलग जगह में जाना चाहिए, वहाँ पे नॉलेज लेना चाहिए, उसके बाद अपने वर्क को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार वर्क कर ही रही है। जो भी सरकार योजनाएँ ला रही है उसके तहत अपनी जो जितनी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करें, उसके बाद शिक्षित हो, थोड़ा थोड़ा करते रहें और उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट कर। तो दोस्तों, फाइनली ये थे हमारे साथ सौरभ जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि एक एनसीसी में हम किस प्रकार उसको ले सकते हैं और एनसीसी की क्या मोटिव होता है कि देश के हित में क्या कार्य करता है, और कुछ सामाजिक मुद्दों पे भी मैंने इसे चर्चा करी। तो सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अतुल जी आपका। तो दोस्तों, आपकी कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।